सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बेटा लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो अपने चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो करते हैं आपका टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक का नाम ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा हम डिनोट करते हैं सिंबल फाई से। किससे डिनोट करते हैं? सिंबल फाई से। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन प्लेन सरफेस से एंटर कर रही हैं और परपेंडिकुलर एंटर कर रही हैं। समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। यहां पर मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पर मान लीजिए नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैं उसके बीच में ये शीट रख देता हूं जिसका कुछ एरिया होगा। अब इस शीट में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके आर पार परपेंडिकुलरली पास हो रही है। आपने कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस लिया, फॉर एग्जांपल एक प्लेन सरफेस है जिसका शेप हम कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप का ये शीट रहेगा। तो इस शीट के अंदर से जो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से कितनी आर पार जा रही हैं, परपेंडिकुलरली जा रही हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ लाइंस, फॉर एग्जांपल इसके अंदर से 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेस, तो यहां पर इस केस में फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी फ्लक्स की वैल्यू? 10। तो वो हम स्टार्ट करते हैं, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। देखो बेटा सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा आपका उसको समझते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है, जो भी फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। समझ में आई बात? मान लीजिए मेरे पास एक शीट है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट के आर पार निकल रही हैं, और कैसे निकल रही हैं? परपेंडिकुलरली। कैसे निकल रही हैं? परपेंडिकुलरली। ठीक है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर। यहां पर जो नंबर ऑफ लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं कितनी है? 5 है। तो मान लेते हैं कि यहां पर फ्लक्स कितना है? 5 है। ठीक है बेटा, तो ये आपको अब मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा केस है, मेरे पास दूसरी शीट है। इस तरीके से शीट का जो एरिया है वो मान लो क्या है? सेम है हमारे पास। शीट का एरिया क्या है बेटा? सेम लेंगे हम। देखो अगर मैं एक फैक्टर को स्टडी कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है, तो मेरे को बाकी सारे फैक्टर सेम लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी थी जिसमें नंबर ऑफ लाइंस मैंने कितने ड्रॉ कर दी? 5। अब मैं यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू भी पास करूंगा और परपेंडिकुलरली पास करूंगा बेटा। इस तरीके से मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये शीट रखी है, तो इसके आर पार भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। अब अंतर क्या बेटा? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है मेरा, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। यहां पर जो फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कंपेरेटिवली यहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितनी लाइंस गिवन एरिया में से जा रही हैं? 5। अब उतना ही गिवन एरिया मैंने लिया है। यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो जाहिर सी बात है फ्लक्स कहां ज्यादा होगा? मैंने जो फ्लक्स की डेफिनेशन कही थी बेटा, वो क्या कही थी? नंबर ऑफ, देखो बेटा ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस। तो यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, यानी कि देखो गिवन एरिया क्या है? सेम है। तो यहां पर पहला फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए। तो बेटा जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया पे। अब मैं एरिया फैक्टर को स्टडी करूंगा तो बाकी सारे फैक्टर्स को क्या रखूंगा? सेम रखूंगा। तो अब यहां पर ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम चलो बाद में बनाते हैं। ये मेरे पास एक गिवन एरिया है, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है।
तो गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब आपको ये नहीं देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से, इस प्लेन सरफेस में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार जा रही हैं, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, तो टोटल कितनी होगी 4। तो एरिया ऑफ शीट, अब मैं एरिया ऑफ शीट को बढ़ा देता हूं, एरिया ऑफ शीट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो अब चेक करते हैं क्या एरिया ऑफ शीट को बढ़ाने से, क्या एरिया ऑफ शीट को बढ़ाने से फ्लक्स की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आगे मान लो लेके जाता हूं, ये वाली इधर से गई, ये वाली इधर से आर पार, और ये वाली लाइन इधर से, ये वाला ऐसे ऐसे करते करते उतनी ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ली मैंने, ना कम ली ना ज्यादा ली। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने सेम रखी है, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल, स्पेस है, सारी चीजें सेम है, लेकिन इसका एरिया क्या है बेटा कम है, और इसका एरिया क्या है ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या है सेम है। अब बताओ किसमें जो फ्लक्स बनेगा वो ज्यादा बनेगा। यहां फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास कर रही है 4 हैं, यहां पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो कितनी है 7 है। तो यानी कि जितना ज्यादा आपका एरिया होगा शीट का उतना ज्यादा फ्लक्स वहां पर बनेगा, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो 2 फैक्टर अभी तक आपको समझ में आए हैं कि फ्लक्स, फिलहाल तो 2 ही फैक्टर आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उस शीट का, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन। अब आपको ओरिएंटेशन समझाते हैं क्या होता है। अब मेरे को क्या करना है, नया फैक्टर ओरिएंटेशन यानी कि एंगल की बात होगी, इसकी बात होगी एंगल यानी कि थीटा पर कैसे डिपेंड करता है। अगर मेरे को थीटा का फैक्टर स्टडी करना है तो मेरे को 2 केसेस में अगर कंपैरिजन करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम लेना और शीट का एरिया भी सेम लेना है। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक शीट है और यहां से क्या आ रही है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस शीट में से इस तरीके से एंटर कर रही है। ठीक है बेटा, इस तरीके से एंटर कर रही है। ठीक है बेटा, अब यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एंटर करी है वो कितनी है 5 है। ठीक है, अब मैं इस शीट को इस तरीके की बजाय मैं इसको इस तरीके से रख देता हूं। ठीक है, ये जो शीट थी फॉर एग्जांपल दिस वाज योर शीट, तो इस कंडीशन में मैंने शीट को ऐसे रखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कितनी गई 5। अब इस शीट को बेटा मैं इस तरीके से रख देता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही आ रही हैं जैसे आ रही थी। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस तरीके से और ये शीट मैंने ऐसे होल्ड करके रखी। इस शीट के अंदर से अब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार परपेंडिकुलर नहीं जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से निकल जाएंगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से निकल जाएंगी। तो अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंटिन्यू करूं जो लेफ्ट साइड मैंने ड्रॉ करी है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास नहीं कर रही, तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा 0 बनेगा। यहां पर फ्लक्स कितना बनेगा 0 बनेगा। और अगर कंपैरिजन की बात करें ऐसे फोल्ड करने से फ्लक्स क्या बनता है मैक्सिमम बनता है। फ्लक्स क्या बनता है बेटा मैक्सिमम बनता है। अब यहां पर आपको वो एंगल ढूंढना है। देखो यहां पर आपको एंगल ढूंढने से पहले एंगल पता होना चाहिए किस किस के बीच का एंगल होता है। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन और थीटा जो एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब आपको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर एक एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे जिसमें किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस केस में मान लेते हैं ये एक शीट है, इसका एरिया वेक्टर इस शीट के परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी एरिया वेक्टर की, और जो ये येलो वाली लाइन है बेटा ये डायरेक्शन है किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो ए और ई में जो एंगल है कितना है बेटा थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है और एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है, इस तरफ है, सरफेस के परपेंडिकुलर। थीटा जीरो पे फ्लक्स क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। अगर यहां की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है बेटा, इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट। अब अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर सरफेस की हमेशा कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। ये बात आपको 11th क्लास में पता होगी बिल्कुल। नहीं पता तो मैं अगला जो टॉपिक है वो एरिया वेक्टर को समझा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है, यानी कि एंगल कितना हुआ, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इस केस में कितना है, थीटा 90 डिग्री। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का वो कंपोनेंट ढूंढना है जिसमें थीटा 90 पर जो वैल्यू आए 0 आए और थीटा 0 पर वैल्यू जो आए वो क्या है, मैक्सिमम आए। तो वो कंपोनेंट होता है आपका क्या, कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट है बेटा आपका, कॉस थीटा। देखो कॉस 0 पे वैल्यू कितनी आती है, कॉस 0 पे वैल्यू आती है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। और cos 90 पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, मिनिमम, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कुल मिला के साइन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा इन सब में से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड करता है, तो फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन कौन सा फंक्शन, कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यानी कि कुल मिला के जो फ्लक्स है 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस एरिया एंड कॉस थीटा। और यहीं से प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इज इक्वल टू कांस्टेंट के की वैल्यू 1, तो फ्लक्स का बनता है फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है फ्लक्स का वो आता है ई ए कॉस थीटा, जहां पर आपको पता होना चाहिए बेटा ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए का मतलब क्या है बेटा, एरिया। और थीटा क्या है बेटा, एंगल है। एंगल किसके बीच का रहेगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर आपको हमेशा याद करना है, दैट इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मैं आपको नेक्स्ट अभी जो मैं स्लाइड करता हूं उसमें आपको पूरा एरिया वेक्टर डिटेल में समझाऊंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आता। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो फ्लक्स आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतना आपने 11th क्लास में कर रखा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो प्रोडक्ट के बाद अगर कॉस थीटा आ रहा है तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट है। अगर यहाँ साइन थीटा पे डिपेंड करता तो यहाँ पे डॉट के बजाय क्या आता बेटा, क्रॉस आता। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है, जो नई क्वांटिटी आती है वो हमेशा क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स आपको याद रखना है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या आएगी, जो एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर। एरिया की क्या होती है, न्यूटन मीटर, सॉरी एरिया की मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, सॉरी न्यूटन पर मीटर नहीं होती, न्यूटन पर कूलम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स के लिए लग गया न्यूटन और चार्ज के लग गया कूलम, तो ठीक है। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आज हमने सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो फ्लक्स है बेटा आपका 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। दूसरा, एरिया ऑफ द शीट जितना बड़ा लोगे आप गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा आएगा। और तीसरा, एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल पर कैसे डिपेंड करता है, इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। और ये भी बात बहुत जरूरी है कि जो थीटा है बेटा वो हमेशा किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका एरिया वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है बेटा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। हमेशा कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ये भी आप राइट डाउन कर सकते हो अगर आपको इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है।
तो ये सारी बातें हैं, ये हमें समझ में आ गया कि फ्लक्स क्या होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब जो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप एरिया वेक्टर को स्टडी करोगे। ठीक है बेटा, तो अभी तक जो हम एरिया पढ़ते थे, आप किसी भी बच्चे से पूछोगे एरिया कैसी क्वांटिटी है, तो अभी तक आप सबको पता होगा कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया किसी भी शीट का है, किसी भी सर्कल का है, किसी भी सिलेंडर का है, उसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो कि मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट है बेटा, यहां पर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस है और यहां पर जेड एक्सिस है। अब आपको समझाया जाएगा कि एरिया अब स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और क्यों वो वेक्टर क्वांटिटी है वो हम समझ में आए अभी समझाते हैं। और यहां पर एरिया का वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मान लेते हैं मैं यहां पर एक स्क्वायर शीट रख देता हूं, यहां पर मैंने क्या रख दिया, एक स्क्वायर शीट जिसकी हर साइड कितनी है बेटा, ए। तो ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया और ये डी ले लिया। तो नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि एरिया क्या है यहां पर इस शीट का, एरिया ऑफ इस शीट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, जो भी एक साइड है उसका स्क्वायर, तो एरिया ए स्क्वायर। बात ये गलत नहीं है कि एरिया ए स्क्वायर गलत है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इस शीट के एरिया वेक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं, एरिया वेक्टर की, यानी कि ए वेक्टर की बात करूं, यहां तो मैंने सिर्फ एरिया ए निकाला है, अगर मैं एरिया वेक्टर ए की बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखो दो साइड आप कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बीसी के साथ, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बीसी के साथ, या बीसी का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो सीडी के साथ। देखो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो जो नई क्वांटिटी आती है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये दो वेक्टर्स का मैंने क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो नई क्वांटिटी क्या आई, ए वेक्टर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एरिया वेक्टर। समझ में आएगी बात। अब ए बी कितना है, ए है, और बीसी भी कितना है, ए है, तो ये तो आ गया आपके पास ए मल्टीप्लाई ए, जो क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर। लेकिन हम जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एन कैप। एन कैप मतलब उन दोनों का क्या करना बेटा, आपका डायरेक्शन क्या होगा इसका रिजल्टेंट की। तो डायरेक्शन के लिए बेटा आप सभी को पता होगा कि डायरेक्शन के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते थे, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए बेटा मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, या ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर। इस तरीके से अगर मैं रखता हूं कि ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, और यहां पर दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है, और मैं आपसे पूछता हूं ए क्रॉस बी, तो मेरे को अपना राइट हैंड इस्तेमाल करना है और ऐसे रखना है और अपने फिंगर्स को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बंद कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी है, तो ए से होते हुए कहां जाऊंगा मैं, बी, और अपने फिंगर्स को बंद कर दूंगा। तो जो भी डायरेक्शन होगी थंब की, वो क्या होगी, इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट करने से नई क्वांटिटी आई है उसकी डायरेक्शन होगी। समझ में आई बात। फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दे आर इंक्लाइंड सम एंगल थीटा, नाउ आई हैव टू डिटरमाइन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी से जो नई क्वांटिटी आएगी उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, थंब जो डायरेक्शन देगा। अगर मेरे से यहाँ पूछता है ए क्रॉस बी, तो मैं यहाँ पे अपना राइट हैंड रखूंगा और ए से होते हुए बी तक जाऊंगा, अपने फिंगर्स को बंद कर दूंगा। थंब की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। थंब की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपवर्ड है। तो ये डायरेक्शन आ गई आपकी रिजल्टेंट की। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे को बी क्रॉस ए पता करना है, क्या पता करना है, बी क्रॉस ए, तो मैं अपना राइट हैंड लूंगा और बी से ए होते हुए बंद कर दूंगा। अब थंब कहां जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, जो नई फिजिकल क्वांटिटी आई है। इतनी बात समझ में आ गई कि आप कभी भी अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, उसका जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन हम अपने राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया है कि जब मैं ए क्रॉस बी निकाला तो डायरेक्शन ऊपर आ रही है, और बी क्रॉस ए निकाला तो डायरेक्शन नीचे आ रही है। देखो दोनों केसेस में जो मैग्नीट्यूड आएगा सेम आएगा, लेकिन जो नई वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन अलग आ रही है। ए क्रॉस बी जब मैंने किया तो ये वेक्टर ऊपर की तरफ है और बी क्रॉस ए में नीचे की तरफ। लेकिन दोनों केसेस में एक चीज कॉमन रहेगी, वो ये कि जो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर है,
ये हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा। दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये जो है इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला भी 90 डिग्री। अगर मैं इसका बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो रिजल्टेंट डायरेक्शन नीचे आए, तो ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी आई है उसकी डायरेक्शन दोनों गिवन वेक्टर के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। या इसको मैं मानता हूं कि जब आप दो वेक्टर्स का क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो जो नई क्वांटिटी आती है वो हमेशा, जो नई क्वांटिटी आती है बेटा वो हमेशा कैसे आती है, दोनों वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर आती है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आती है। प्लेन के परपेंडिकुलर भी मैं बोल सकता हूं। प्लेन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, और यहां पर ये आ गया आपका इस तरह ए क्रॉस बी, तो ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये इस प्लेन के अंदर दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो ये आपका जो वेक्टर है क्या आ रहा है बेटा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये भी आपको याद करना है कि अगर कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो इसी तरीके से मेरे को ए बी क्रॉस बी सी करना है, ए बी क्रॉस बी सी करना है, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, ए बी कहां है आपका, ए बी आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये मान लीजिए आपका कहां है डायरेक्शन आई कैप। आपको पता होगा आपके पास तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस के लिए क्या लगता है बेटा आई कैप, वाई एक्सिस के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए के कैप। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। तो ये आपका आई कैप में ए बी, और बीसी जो आपका रहेगा वो रहेगा किसमें, सॉरी ए बी आपका जे कैप में, सॉरी ए बी वेक्टर आपका कौन से डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस, तो ये रहेगा जे कैप, और बीसी आपका कहां है आई कैप। ठीक है, तो जे क्रॉस आई आपको डायरेक्शन निकल जाएगी किसकी, एन कैप की। इतनी बात समझ में आ गई। अब डायरेक्शन कैसे निकलते हैं, क्लास 11th क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे का आंसर हमेशा क्या होता है के कैप, याद रखना। आई क्रॉस जे का आंसर क्या रहेगा के कैप, और के क्रॉस आई का आंसर क्या रहेगा जे कैप। आई क्रॉस जे का आंसर के कैप, जे क्रॉस के का आंसर आई कैप, और के क्रॉस आई का आंसर जे कैप। तो अगर आप सर्कल में क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिवली आपका आंसर आता है। अगर आप इसी सर्कल में उल्टा चलते हो, आई जे और के अगर मैं लगाता हूं, तो अगर मैं चलता हूं आई क्रॉस के कैप, तो आंसर आपका माइनस का जे कैप आएगा, और अगर के क्रॉस जे कैप करता हूं तो आपका आंसर माइनस का आई कैप आएगा, इस तरीके से। और जे क्रॉस आई करोगे तो आपका आंसर माइनस का। तो आपका आंसर अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो श्लोक में तो हमेशा इस तरीके से आता है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको ए बी भी लिख सकता हूं या सी डी भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, ए बी के बजाय मैं सी डी भी ले सकता था। खैर फिलहाल हम चलते हैं जे और आई। जब आप जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई, तो उल्टा चलना पड़ रहा है, जे क्रॉस आई, तो आंसर क्या आएगा के कैप आएगा विद नेगेटिव साइन। तो यहां पर जो आएगा आपके पास माइनस के कैप, तो इसकी डायरेक्शन आ गई माइनस का के कैप। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं ए बी क्रॉस बी सी कर सकता हूं, एरिया निकालने के लिए मैं उल्टा भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, बी सी वेक्टर क्रॉस ए भी कर सकता हूं। एरिया निकालना है ना मेरे को इस शीट का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। अब यहां पर आपको बी सी का वैल्यू कितना है, ए है, ए बी का वैल्यू ए है, लेकिन अब यहां पर अगर आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो कैसे आएगा, बीसी की डायरेक्शन क्या है बेटा, बीसी अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप, और ए बी क्या रहेगा आपका जी कैप। अब यहां पर जो आपका आई क्रॉस जे होता है, आई क्रॉस जे, तो आंसर आएगा के कैप विथ पॉजिटिव साइन। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया के कैप। तो ये आंसर आ गया ए स्क्वायर के कैप, डायरेक्शन आ गई, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का के कैप। दोनों आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जो इसका एरिया है वो किसी भी तरीके से निकाल सकता हूं, किसी भी साइड को पहले रख सकता हूं और किसी भी साइड को दूसरे पर रख सकता हूं, लेकिन आपके पास यही दो पॉसिबिलिटी है। आपका आंसर कभी भी यहां पर आई या जे में इस कंडीशन में तो नहीं आएगी, आप जैसे मर्जी रख लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रखता हूं एडी वेक्टर की क्रॉस कर देता हूं किसके साथ, सीडी वेक्टर के साथ। अब एडी क्या है, आई कैप के अलोंग है, और सीडी वेक्टर ये ले लो या ऊपर वाला ले लो नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आपके पास आई क्रॉस, ये देखो जे में,
इतनी बात समझ में आई? तो आई क्रॉस जे, यहां पर भी आंसर क्या आएगा आपका? के कैप। तो यानी कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब आप एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करके उसका एरिया निकालते हो और जो डायरेक्शन निकालते हो बेटा, वो हमेशा कैसे आती है? वो आती है हमेशा परपेंडिकुलर आएगी जिस भी प्लेन में वो रखा है। तो यहां पर जो एरिया है एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी या तो जेड एक्सिस में आएगी के कैप, या फिर नेगेटिव जेड एक्सिस में आएगी। तो इतनी बात होप आप सबको समझ आई हो कि एरिया एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये भी आपको याद करना है कि जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अगर मैं दूसरे किसी और एग्जांपल की बात करूं, तो मान लीजिए इधर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं, वाई, इसको इसी तरीके से वाई रखते हैं और इसको जेड एक्सिस। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मैं यहां पर एक शीट रख देता हूं, ठीक है बेटा, इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, और मैं आपसे पूछता हूं इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया तो आप सबको पता है क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ और साथ में एन कैप। अब आपको एन कैप के डायरेक्शन निकालनी है। तो एन कैप की डायरेक्शन कैसे आएगी बेटा? ये L है, ये ब्रेड्थ है, L से होते हुए B डायरेक्शन ऊपर आएगी। ऊपर का भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको, अच्छा पिछले डायग्राम में बेटा एक चीज देखना, जिसका एरिया वेक्टर है वो इस तरफ z एक्सिस में हो सकता है, और यानी कि दोनों केसेस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन आया। अब यहां पर बताओ क्या होगी डायरेक्शन? लेंथ किस डायरेक्शन में है? लेंथ इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या है? आई कैप है। ब्रेड्थ किधर है? z एक्सिस में, यानी कि क्या है आपके पास? के कैप। आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के का जो मतलब होता है डायरेक्शन क्या आएगी? आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ेगा, तो आंसर आएगा माइनस का जे कैप। कितना आया? माइनस का जे कैप। तो आपके पास जो एरिया आया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ माइनस का जे कैप। तो ये एरिया आपके पास आ गया लेंथ ब्रेड्थ माइनस का जे कैप। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ निकालू, मैं ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ में निकाल सकता हूं। तो इस केस में ब्रेड्थ क्या है आपके पास? के कैप के डायरेक्शन में हो, और लेंथ किस में रहेगी? आई कैप। जब आप के क्रॉस आई करोगे तब आपका जो डायरेक्शन आएगा जे कैप, और आपका आंसर आएगा बी एल, और ये आपके पास आ गया जी कैप। तो ये भी सही है और ये भी सही है। यानी कि इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, और दोनों सही है। तो इसका अगर इस तरीके से एरिया वेक्टर बनाऊंगा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये भी सही है, और यहां से नीचे की तरफ बनाऊंगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन, तो ये भी सही है। तो ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी हो सकता है और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो सकता है, लेकिन होगा इस शीट के हमेशा परपेंडिकुलर। कैसे होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। अगर मैंने ऊपर ड्रॉ करा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जे कैप, नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये रिप्रेजेंट करना है माइनस का जे कैप। तो व्हाट वी हैव लर्नड कि जो एरिया वेक्टर में एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किस तरीके से आती है? वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगी। तो समझ में आया? तो अब आप क्या लिखोगे? आपको मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो लिखिए। देखो, फॉर ओपन सरफेसेस, ये जो मैंने सरफेस बनाए हैं ये ओपन सरफेस है। फॉर ओपन सरफेसेस एरिया वेक्टर can be considered in both directions, that is upward and downwards। अपवर्ड भी ले सकते हैं और डाउनवर्ड्स भी आप उसको ले सकते हो। शीट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से शीट रखी है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास शीट रखी है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी ले सकता हूं, इधर भी। अगर इस शीट को मैंने इस तरीके से रखा है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ, यानी कि दोनों साइड। अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं कर सकते, बोथ डायरेक्शन यानी कि बोथ साइड्स मैं उसको कंसिडर कर सकता हूं। लेकिन कंसिडर करते वक्त आपको याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है कंसिडर करते वक्त?
कि जो आपका एरिया वेक्टर है दैट इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इतनी बात समझ में आई। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक बेटा, बट फॉर क्लोज सरफेसेस, बट फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, बट फॉर क्लोज सरफेस यानी कि 3D सरफेसेस, ओनली आउटवर्ड area vector is considered, outward area vector is to be considered or taken, considered or taken। तो अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, कोई 3D सरफेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसके पास कितने एरिया होते हैं, 6 साइड्स हैं तो 6 एरिया हैं। अगर मैं टॉप वाले की बात करता हूं, टॉप वाले का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ लूंगा, इसमें मैं अंदर की तरफ नहीं ले सकता क्योंकि ये क्लोज फिगर है। जैसे मेरे पास ये राइट हैंड साइड वाली शीट है, क्लोज सरफेस में राइट हैंड साइड वाली शीट, अब इसमें अगर ये सिंपल शीट होती तो इस तरफ भी ले सकता था, इस तरफ, लेकिन अब ये क्लोज सरफेस का एक हिस्सा है तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस शीट के परपेंडिकुलर लूंगा और सिर्फ कौन से वाला, बाहर वाला। अगर मैं ये लेफ्ट साइड शीट की बात करूं तो यहां पर भी सिर्फ बाहर वाला लोगे। अगर मैं ये फ्रंट वाले की बात करूं, जो फ्रंट है इस तरीके से, फ्रंट वाले की बात करूं तो ये भी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आप नहीं लेने। अगर बॉटम शीट, बॉटम में जो एरिया है यहां से इस तरीके से, फ्रंट है इस तरीके से, जो बैक साइड है वो पीछे की तरफ रहेगा। कभी भी आप क्लोज सरफेस में दोनों तरफ एरिया वेक्टर नहीं ले सकते। आप एरिया वेक्टर हमेशा कौन सा लोगे, जो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इनवर्ड एरिया वेक्टर को आप कंसिडर नहीं कर सकते अगर आपका सरफेस क्लोज है। सिर्फ कौन सा, ओनली आउटवर्ड एरिया वेक्टर इज टू बी कंसिडर्ड और टेकन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन अभी डालता हूं और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से एक क्यूब है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो, उसका मैग्नीट्यूड है E0 और डायरेक्शन रहेगी आई कैप। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। तो हमारे पास एक क्यूब रखा है बेटा, क्यूब रखा है जिसकी ईच साइड कितनी है, ए है। ईच साइड कितनी है क्यूब की, ए। ये कोई भी जो एज लगाओगे वो कितनी है, ए है। और आपको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है वो, उसका वैल्यू रहेगा E0 आई कैप। अब आपको यहां पर निकालना है इस क्यूब के थ्रू पास करने वाला टोटल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा E A cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है बेटा, और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। अब यहां पर एक क्यूब है जिसकी हर साइड कितनी है, ए है। हर साइड कितनी है बेटा इसकी, ए है, एक क्यूब है इस तरीके से। अब आपको टोटल फ्लक्स कितना इस क्यूब के साथ लिंक है या कितने नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स आपका वो कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अलोंग आई कैप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या मानता हूं कि इस तरीके से क्या आ रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस फ्लक्स की आर पार अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये मैंने सभी क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस क्यूब के कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। सबका मैं क्या निकालता हूं, अलग अलग से फ्लक्स निकालता हूं। तो चेक करते हैं किस तरीके से आता है। तो इसको मैं मान लेता हूं जो इस तरफ है लेफ्ट फेस, फ्लक्स लेफ्ट फेस का। ये वाला रहेगा फ्लक्स राइट फेस। एक फ्लक्स ऊपर वाले एरिया के लिए कैलकुलेट करूंगा जिसको बोलता हूं टॉप, और एक बॉटम सरफेस है, इसको मैं क्या बोलता हूं, बॉटम। और एक बेटा मैं फ्लक्स करूंगा फ्रंट वाली साइड का जिसको मैंने मेरे सामने है, और एक रहेगी आपकी फ्रंट के पीछे वाली जिसको मैं क्या क्या बोलता हूं, बैक साइड। इतनी बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। ये बॉक्स है इस तरीके से, ये तो फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड है, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, इस तरीके से रखा है। ठीक है बेटा, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो इसके साथ कुछ फ्लक्स बनेगा। तो ये वाला जो फेस है इसको मैंने पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो फेस है इसको लेफ्ट मान लिया,
ये वाला फेस को राइट मान लिया, इस फेस को टॉप मान लिया, इस फेस को बॉटम मान लिया, इस फेस को फ्रंट मान लिया, और जिसके पीछे है इसको मैंने क्या मान लिया, बैक मान लिया। और इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से एंटर कर रही हैं। इसके साथ कितना फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बारी बारी हम करेंगे। सबसे पहले कौन सा लेंगे, लेफ्ट। लेफ्ट साइड ये है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लेफ्ट साइड ये है। अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक क्यूब है। लेफ्ट साइड ये है। अब लेफ्ट साइड को जब मैं, अब देखो क्लोज फिगर है, ये लेफ्ट एरिया को सिर्फ देखो, यहाँ का एरिया वेक्टर क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर ओनली आउटवर्ड। तो ये आ गई किसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की। दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग एरिया वेक्टर। तो ये डायरेक्शन है किसकी, एरिया वेक्टर की, इधर से उधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उल्टा इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे एंटर कर रही है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे। तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। एरिया कितना है, ई स्क्वायर। कितना एरिया होगा, अगर एक स्क्वायर शीट या क्यूब है तो इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। और कॉस कितना लगेगा बेटा, लेफ्ट फेस के लिए कॉस, कॉस थीटा। थीटा एंगल किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे लग गया कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा, -1। कितनी होती है, -1। तो मेरे पास जो लेफ्ट साइड के साथ फ्लक्स बना वो कितना बना, -E0 ए स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं राइट साइड। अगर मैंने इसको पहले ऐसे पकड़ा था, ये राइट साइड है। अब राइट साइड का जो एरिया वेक्टर होगा, अब क्लोज फिगर का एरिया वेक्टर सिर्फ बाहर वाला होगा, अंदर वाला कंसिडर नहीं करते। ये इसका एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है। एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट है। एरिया कितना है, ए स्क्वायर है। और कॉस क्या लग गया, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो राइट साइड के साथ जो फ्लक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, ई ए स्क्वायर। कितना बन रहा है बेटा, ई ए स्क्वायर। अब आते हैं टॉप के साथ। तो ये आपके पास टॉप सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एरिया वेक्टर इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड वाला लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टॉप सोर्स सरफेस के साथ कोई भी एरिया वेक्टर लिंक नहीं है। अब बॉटम एरिया वेक्टर, बॉटम के लिए समझते हैं। बॉटम में एरिया वेक्टर नीचे की तरफ रहेगा, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इस केस में भी cos 90 की वजह से कितना हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं फ्रंट की और बैक की। ये मान लीजिए आपके पास फ्रंट है, ये एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। cos 90 की वजह से यहाँ पर भी फ्लक्स कितना हो गया, 0। अगर आते हैं बैकवर्ड एरिया, तो पीछे का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ गया, 0। तो सिर्फ दो फेस पर ही आपका फ्लक्स बन रहा है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। क्योंकि इसको समझना है, फ्लक्स कब बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई ना, तो सिर्फ इसमें से परपेंडिकुलर जाएगी और इसमें से परपेंडिकुलर जाएगी, इसमें से आर पार जाएगी और इसमें से आर पार जाएगी। ना इसके अंदर से परपेंडिकुलर निकलेगी, ना इसके अंदर से, ना नीचे वाले सरफेस, ना इस वाले। तो इसी वजह से, सॉरी, तो इसी वजह से बेटा फ्लक्स जो आपके पास आया वो लेफ्ट की वजह से आया, राइट की वजह से आया। और जो टोटल फ्लक्स आया वो कैसे निकालोगे, देखो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल निकालने के लिए आपको वेक्टर का कोई रोल नहीं है, जो भी वैल्यूज आई उन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, -E0 ए स्क्वायर में ऐड कर दो कितना बेटा, E0 का स्क्वायर, E0 ए का स्क्वायर, सॉरी E0 ए का स्क्वायर। तो एक माइनस की टर्म, एक पॉजिटिव टर्म, तो टोटल फ्लक्स लिंक इस केस में कितना आ गया, 0 आ गया। तो होप आप सबको समझ में आएगा कि आप फ्लक्स किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो फॉर द गिवन सरफेस। अगर आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा देख सकते हैं। एक क्यूब है जिसकी एज कितनी है, ए है, जिसको हमने रखा है कहाँ, एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही हैं अलोंग आई कैप।
अगर आई कैप के बजाय जे कैप होता तो ये क्यूब एज इट इज रखा रहता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ जाती, तब इसके साथ फ्लक्स बनता और बॉटम वाले के साथ, टॉप और बॉटम के साथ, बाकियों के साथ फ्लक्स नहीं बनता क्योंकि इन्हीं में से आर पार जाएंगी। तो जितना इसमें से बन रहा उतना ही इसमें से बनता, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होता, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होता। तो इसके लिए लगता कॉस 180 क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लाइंस ऊपर है, एरिया वेक्टर नीचे है, तो इसका नेगेटिव में आता। इसका एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लाइंस भी ऊपर होती है और एरिया वेक्टर भी ऊपर होता, तो यहाँ पे लगता कॉस 0। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं, राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, जिसका जो बेटा है रेडियस कितना है, आर है, वो इस तरीके से एक्स वाई जेड प्लेन में आपके सामने रखा है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी वो दे दी बेटा E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड रहेगा ई नॉट रहेगा और डायरेक्शन रहेगा आपका आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। और इसी क्वेश्चन में भी बेटा आपसे वो पूछता है कि टोटल फ्लक्स बताओ, क्या बताओ आप, टोटल फ्लक्स कितना इस सिलेंडर के थ्रू पास होगा, तो आपको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। अब ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। तो एक तो आपके पास ये वाला सरफेस एरिया है, एक सर्कल यहां पर आपको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, और सिमिलरली इतना ही आपके पास इधर है। एक ये वाला एरिया हो गया, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, एक ये वाला होगा, इसको मैं सेकंड मानता हूं, और एक हो गया कर्व सरफेस। क्या हो गया बेटा, एक कर्व सरफेस। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा कि बेटा इस तरीके से मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, तो इसका एक तो एरिया ये वाला हो गया फर्स्ट, और एक एरिया ये वाला हो गया सेकंड, और तीसरा हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर एच, मेरे ख्याल से कितना होता है 2 पाई आर एच, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पर टोटल फ्लक्स निकालना है। कितने फेस है आपके पास, 3 फेस, लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्कल, सेकंड वाला, और थर्ड आपके पास क्या इसका कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स निकालूंगा पहले सरफेस के साथ। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बोला इन्होंने, ई नॉट, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, बिल्कुल सही, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अब ये क्लोज्ड फिगर है, इसके दो एरिया वेक्टर नहीं होंगे, इसका एरिया वेक्टर सिर्फ बाहर वाला होगा, अंदर वाला नहीं होगा। तो ये क्या है बेटा, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो क्या लग जाएगा कॉस 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, cos 180 डिग्री क्यों लगा है, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई -1, तो आंसर आया -E0 पाई आर का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पर आर लिखा था तो मैं इसको कैपिटल आर ही। फिर फ्लक्स में निकालता हूँ सेकंड सरफेस, जो राइट हैंड साइड वाला सर्कल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है, इसका भी एरिया कितना होगा बेटा, सेम होगा पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब यहां पर चेक करो इस सरफेस के लिए थीटा कितना है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, क्लोज फिगर है तो एरिया वेक्टर सिर्फ बाहर वाला, ये एरिया वेक्टर और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या लग गया cos 0 डिग्री। तो यहां पर कितना आया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपके पास आया E0 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे पास रह गया थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस क्या है, जो इसका कर्व सरफेस है, कौन सा इसका कर्व सरफेस है। अब कर्व सरफेस के लिए E0, एरिया को मैं ए मान लेता हूं, बाद में पुट कर सकता हूं अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी। पहले मैं एंगल की बात करता हूं, एंगल कितना रहेगा, कॉस थीटा कितना रहेगा। अब देखो कर्व सरफेस एरिया इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके पास एक कर्व सरफेस है, और ये सरफेस आप कहीं पर भी लोगे, इसका एरिया वेक्टर आपको क्या लेना, आउटवर्ड लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो यहां लेता हूं तो ये रहेगा एरिया वेक्टर, यहां लेता हूं तो ये रहेगा। अब आप इमेजिन करो एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं, वो इधर से भी जा रही है, इधर से भी, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ऐसे रखूंगा तो एंगल 90, ऐसे रखूंगा एरिया वेक्टर को तब भी एरिया वेक्टर इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तब भी एंगल 90। आप यहां एरिया वेक्टर लोगे आउटवर्ड, देखो यहां पे तो हर जगह आउटवर्ड ही बनेगा ना।
अब यहाँ पर तो सिर्फ बाहर की तरफ है, यहाँ पे हर जगह आउटवर्ड बनेगा, अंदर वाला तो हमने लेना ही नहीं है, आउटवर्ड बनेगा। ऐसे ले लो एरिया वेक्टर, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, आप कहीं पर भी एरिया वेक्टर लोगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना रहेगा? मान लो मैंने इस जगह पर, इस छोटी सी जगह पर एरिया वेक्टर ए ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। तो टोटल सरफेस 3 थे, लेकिन फ्लक्स फर्स्ट वाले की वजह से और सेकंड वाले की वजह से बना। थर्ड में सरफेस का एंगल, एरिया वेक्टर का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, तो बन गया 0। टोटल फ्लक्स इस केस में भी कितना आ जाएगा? 0 माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ई नॉट पाई आर स्क्वायर जब दोनों को ऐड करोगे, सिंपली ऐड करना होता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब आप ये सोचोगे कि हर बार फ्लक्स 0 आएगा, जी नहीं, ये फ्लक्स 0 तब आएगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द बॉडी यूनिफॉर्म है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन डाल के देता हूं, वहां पर आप कोशिश कीजिएगा कितना फ्लक्स आए। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, क्यूब है, इस तरीके से रखा है, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, क्यूब की हर साइड ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम पहले ई नॉट आई कैप ले रहे थे एग्जांपल, यहां पर ले रहे हैं ई नॉट एक्स आई कैप। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्स बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? अलोंग एक्स एक्सिस है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी। यहाँ पर ई नॉट नहीं है, सिर्फ सिर्फ ई नॉट नहीं है, आपके पास है ई नॉट एक्स। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। इस केस में आप निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। तो यहां पर भी आपके पास 6 फेस रहेंगे, लेफ्ट वाला, राइट वाला, टॉप वाला, बॉटम वाला, फ्रंट वाला और बैक साइड वाला। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है ई ए कॉस थीटा, ये आपको पता ही है। तो मैं यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरीके से होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मतलब ये आगे जाके एरो थोड़ी नजदीक आ जानी चाहिए। तो अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा बेटा? फ्लक्स निकालूंगा। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? फ्लक्स। तो सबसे पहले फ्लक्स की बात करता हूं, जो आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का जो एरिया है, ये जो है आपके पास लेफ्ट साइड का जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट एक्स। कितना है? ई नॉट एक्स। ठीक है, ठीक है बेटा, ई नॉट एक्स। अच्छा, ये जो क्यूब है आपका ओरिजिन पे नहीं रखा, क्यूब थोड़ा सा आगे रखा है, और जो एक्स पर जो ये डिस्टेंस है वो भी ए है, और क्यूब की हर साइड भी ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? ई नॉट एक्स। ठीक है बेटा, और एरिया कितना है? इसका एरिया कितना होगा लेफ्ट साइड का? क्यूब का कोई भी सरफेस का एरिया क्या रहेगा? ए का स्क्वायर। इतनी बात समझिए, ये फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या चाहिए? इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे होगी? लेफ्ट साइड का है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस तरफ, तो ये बन जाएगा cos 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जो लेफ्ट साइड के साथ फ्लक्स आया। अच्छा, और x की वैल्यू कितनी है इस कंडीशन में? लेफ्ट वाला फेस कितनी दूरी पे रखा है? लेफ्ट वाला फेस x की वैल्यू a है, तो इस x को भी मैं क्या पुट करूंगा? a। तो मेरे पास आंसर आ गया ई नॉट ए का स्क्वायर, और ये आ गया -1। तो मेरे पास आंसर आया माइनस ई नॉट ए की पावर 3। तो इतना फ्लक्स आ गया आपके पास कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं बात करता हूं फ्लक्स कितना जाएगा राइट साइड में। राइट साइड ये रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? ई नॉट एक्स, और एरिया ए स्क्वायर, और कॉस कितना लगेगा यहां चेक कीजिए। एरिया वेक्टर इस वाले फेस का इधर, ठीक है बेटा, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, तो कॉस कितना हो गया? 0 डिग्री। अब देखो x की वैल्यू क्या है इस फेस के लिए? x कितनी दूरी पे है? ये वाला फेस, ये वाला फेस x एक्सिस पे कितनी दूरी पे है बेटा? ध्यान से देखो, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये कितना है डिस्टेंस a, ये कितना है डिस्टेंस a, a प्लस a कितना हो गया? 2a। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 2a, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मेरे पास आ गया ई नॉट एक्स की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाइड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय a, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो मेरे पास वैल्यू आया 2 ई नॉट ए स्क्वायर। 2 ई नॉट, सॉरी यहां पर ए स्क्वायर था,
x की वैल्यू 2a आ गई, a स्क्वायर है तो यहाँ पर भी a स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर आया, ये 2 मैं आगे लगा लेता हूं, 2 a की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप चेक कर दी टॉप के लिए, टॉप के लिए क्या आएगा, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना बन गया 90, cos 90 की वजह से वैल्यू कितनी आई 0। इसी तरीके से जो बॉटम वाला फेस है, ये है बेटा बॉटम वाला फेस, बॉटम वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो बॉटम के लिए भी कितना आ गया 0 आ गया, तो टॉप के लिए भी 0 आ गया, बॉटम के लिए भी 0 आ गया। अब फ्रंट वाले फेस की बात करता हूं, कौन से वाले फेस के लिए, फ्रंट वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो यहां पर भी दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर, जो पिछले से पिछले क्वेश्चन में हुआ था, तो यहां पर भी फ्लक्स कितना आ गया 0। और बैक वाली साइड के लिए अगर बात करें, बैक वाली साइड का एरिया वेक्टर उस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहां पर बैक वाली साइड के लिए भी कितना आ गया 0 आ गया। तो हमने क्या निकाला है, 6 अलग अलग साइड का अलग अलग फ्लक्स हमने कैलकुलेट करा है। और आपसे क्वेश्चन में पूछता है टोटल फ्लक्स बताओ, क्या पूछता है, टोटल फ्लक्स में क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, सभी में ऐड करने लायक सिर्फ 2 ही हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो किस किस को ऐड करेंगे, माइनस ई नॉट ए क्यूब में मैं ऐड कर दूंगा कितना 2 ई नॉट ए क्यूब, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, ये देखो सेम टर्म है 2 - 1 1, तो मेरे पास आंसर आएगा ई नॉट ए की पावर 3। तो जो फ्लक्स है वो हमेशा 0 नहीं होता। फ्लक्स जो पिछले से पिछले क्वेश्चन में या इससे पिछले क्वेश्चन में भी 0 क्यों बना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट थी, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, चाहे वो सरफेस एरिया यहाँ है, यहाँ है, कितनी भी दूरी पे आए, वो एक्स पर डिपेंड नहीं करती। सिमिलरली यहाँ पर भी जो टोटल फ्लक्स बन रहा था बेटा, वो कितना आ रहा था 0। तो फ्लक्स 0 तभी आता है अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट दे रखी है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग क्यों आ रही है, कुछ वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिर्फ ई नॉट नहीं है, ई नॉट है उसके साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे। तो ये मेरे पास आ गया बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक। अब इसकी डायरेक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, आप यहाँ पर कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो बेटा होप आप सबको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से होता है, क्या फॉर्मूला होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वेक्टर। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से समझ के करते हो तो ही आपको बेटा गॉस थ्योरम समझ में आएगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करेंगे गॉस थ्योरम। सो थैंक यू वेरी मच।